जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके साथ इंक्लूड करने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम आपको लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं। यानी लास्ट 15 इयर्स का मेरा मतलब है 2009 से 2023 तक, अभी तक आपके एनडीए के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में जितने आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम यहां पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, जिनके हर एक एमसीक्यू को हम तोड़ मरोड़ कर देखेंगे कि कैसे वो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने में। तो बच्चों, इस सीरीज को हम बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको बहुत प्रॉपर्ली और बहुत एलोबरेट करके डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की, जिसमें हम फिजिक्स का आपको लास्ट 15 इयर्स का कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास है एनडीए फर्स्ट फिजिक्स 2009 के क्वेश्चंस। इसमें आपके लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए थे। उन 25 के 25 क्वेश्चंस को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। हर एक ऑप्शन जो है उसको कंप्लीटली देखेंगे कि वो कैसे आपको हो सकता है कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एनडीए का उसमें आपको हेल्प कर दें। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपका एनडीए फर्स्ट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यानी नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक विमंदक की तरह इस्तेमाल होता है? ऑप्शन में आपको दे रखा है ओजोन, हैवी वाटर, हैवी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हिंदी में आपके पास है ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपके पास क्या बोला गया है, मॉडरेटर्स का यूज किया जा रहा है। अब मॉडरेटर्स का क्या मतलब है? विमंदक। विमंदक क्या होता है? जो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को कम कर देता है। अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज वेलोसिटी से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, तो विमंदक का काम है, यानी मॉडरेटर का काम है कि उसे स्लो डाउन कर दें। स्लो डाउन करने का भी रीजन है। जैसे अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको स्लो डाउन किया जाता है। ये न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय विखंडन, जो आपकी अभिक्रिया हो रही होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ये न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये बहुत तेज चाल से चल रहे होते हैं। तो इससे देखो, आपको उनको स्लो डाउन किया जा रहा है एक मॉडरेटर के थ्रू। स्लो डाउन करने का रीजन क्या है? देखिए, आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें आपका यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये न्यूट्रॉन उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, यानी यूरेनियम 235 से इंटरैक्ट करता है। यूरेनियम 235 एलिमेंट से रिएक्ट करता है कौन? ये न्यूट्रॉन। इससे क्या होता है? जो चेन रिएक्शन हो रही होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो स्मूथली चलती है। तो इसी वजह से जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियर फिजन में प्रोड्यूस होते हैं, और क्योंकि ये इनिशियली बहुत तेज स्पीड से चल रहे होते हैं तो मॉडरेटर्स का यूज किया जाता है इन्हें स्लो डाउन करने के लिए। स्लो डाउन क्यों किया जा रहा है? सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड चेन रिएक्शन जो है वो प्रॉपर्ली कंटिन्यू की जा सके। क्लियर है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। एक तो ओजोन दे रखा है। ओजोन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। उसके बाद आपके पास क्या है? हैवी हाइड्रोजन है। अच्छा, इनको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हैवी हाइड्रोजन है, ये आपका ड्यूटीरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटीरियम होता है, और इसको कैपिटल डी और 1H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता होगा कि जो ड्यूटीरियम है ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसी तरीके से आपके पास हैवी वाटर है, यानी भारी जल है, और इस हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है
D2O और इसे कहा जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसे कहा जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब आपके पास जो लास्ट फॉर्मूला है वो है आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका फॉर्मूला आपके पास H2O2 और इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, H2O2। तो आपके पास जो मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में वो होता है आपके पास हैवी वाटर यानी D2O। D2O इज यूज्ड एज द न्यूक्लियर एज दी मॉडरेटर यानी विमंदक की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में। क्लियर है? मैंने ये भी आपको बता दिया कि क्यों यूज किया जा रहा है, क्यों न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया जा रहा है और मॉडरेटर क्या यूज किया जा रहा है। क्लियर है? तो हैवी वाटर यानी D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, यानी एज अ मॉडरेटर विमंदक की तरह। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए, नॉन कंडक्टर्स हुज पोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज। क्या बोल रहा है? वे अचालक जिनका ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है क्या कहलाते हैं? क्या वो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं? क्या वो सुपर कंडक्टर्स हैं? क्या वो अतिचालक है? क्या वो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं, परावैद्युत हैं, या रेजिस्टिव कंडक्टर्स है, प्रतिरोधक चालक है? पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं आपके पास जिनकी कंडक्टिविटी यानी जिनकी चालकता कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, यानी जिनकी चालकता आपके चालक और अचालक के मध्य क्या करती है, चालक के बीच की इनकी क्या होती है, आपकी कंडक्टिविटी होती है। क्लियर है? वैसे ही सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर्स की एक बहुत खासियत है कि सुपर कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो याद रखोगे जीरो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एट लो टेम्परेचर इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। आपके डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक को कहा जाता है, ये आपके एक तरीके से क्या है, अचालक ही होते हैं। क्या होते हैं? अचालक इन्हें बोलते हैं, यानी इन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं, या इनको बोला जाता है वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और रेजिस्टिव कंडक्टर्स यानी ऐसे कंडक्टर्स जिनमें रेजिस्टेंस होता है। तो याद रखेंगे कि आपके ऐसे नॉन कंडक्टर्स, ऐसे अचालक जिनको पोलराइजेशन से आप क्या कर सकते हो, पोलराइजेशन से नॉन कंडक्टर्स उस पोलराइजेशन इज कॉल्ड, यानी जिनको आप पोलराइज कर सकते हो, प्लस माइनस ला सकते हो, जिसमें वो आपके डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, यानी क्या होता है, परावैद्युत होता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को बहुत इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, बहुत इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो फ्री हो जाता है, और जब वो फ्री हो जाता है तो वो एक चालक की तरह काम करने लगता है, पोलराइजेशन हो जाता है उसका। क्लियर है? तो नॉन कंडक्टर जिसका पोलराइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो डाइलेक्ट्रिक है, यानी परावैद्युत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या 3 है। ये क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विथ 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन ए कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी संयुक्त प्रतिरोध 4 पाने के लिए कितने प्रतिरोध की तार 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में लगानी चाहिए। ठीक है, यानी ये क्या बोल रहा है कि आपको जो है, एक तो आपके पास एक वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 इज इक्वल्स टू 12 ओम गिवन है। ठीक है, और एक दूसरा कोई वायर है R2 जिसको आपको इस R1 के साथ पैरेलल में यानी समांतर में कनेक्ट किया गया है। तो जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है बेटा इसमें, वो आपको मिल रहा है 4 ओम। तो आपको R2 निकालना है या दूसरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना है जो इस पहले वाले के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। अब आपको पता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आपको R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
यहां से फॉर्मूला हो जाएगा 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट माइनस 1/R1। क्लियर है? यहां से क्या हो जाएगा कि आपके पास 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट क्या है 4 है, और माइनस आपके पास 1/R1 12 है। ठीक है, 1/R2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा -1, इसका मतलब ये आपके पास हो गया 2/12, इसका मतलब ये हो गया 1/6। और अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है R2 इज इक्वल्स टू आपके पास 6 ओम आ गया है। R2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 6 ओम आ गया है, यानी R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम वो रेजिस्टेंस है वायर का जो 12 ओम के साथ अगर पैरेलल यानी समांतर क्रम में लगाया जाए तो 4 ओम का आपको क्या मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी संयुक्त प्रतिरोध मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है, दैट इज 6 ओम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश वर्ग के बराबर होता है। अच्छा, एक लाइट ईयर, अब पहले ये समझ लेते हैं लाइट ईयर होता क्या है। एक बात समझिए बच्चा, एक बात समझिए कि लाइट ईयर का जो क्वेश्चन है इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ एनडीए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एनडीए का, बार बार पूछा गया है। अगर आप पिछले 15 साल में आपको देखेंगे तो एक दो एग्जाम छोड़कर अलग अलग तरीके से ये आपको जरूर आपके एनडीए के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो लाइट ईयर आपकी किसकी यूनिट होती है, लाइट ईयर आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर। इट इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें ईयर है तो बच्चे समझ लेते हैं ये टाइम की यूनिट है, बट ये डिस्टेंस की यूनिट है। जब बहुत लंबी दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। और एक लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है बेटा, एक लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। हो सकता था ये किलोमीटर में अगर पूछा जाता तो ये हो जाता 9.46 इज इक्वल इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाता। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये दूसरे उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर होगा यहां पर। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या आ गया, आगे हमारे पास आ गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स, विच अमंग द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अराउंड 1250 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा जा रहा है, लगभग 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी इस्तेमाल किया जाता है, यानी किस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है आपका 1250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए अलग अलग थर्मोमीटर दे रखे हैं, मरकरी थर्मोमीटर दे रखा है, पारा तापमापी, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, स्थिर आयतन गैस तापमापी, ऑप्टिकल पायरोमीटर यानी प्रकाशीय आपके पास उप तापमापी, और प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यानी प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्लियर है? अब देखिए इनके बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। जो आपके पास मरकरी थर्मोमीटर होता है ना, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअली सबका इस्तेमाल, क्योंकि थर्मोमीटर है, थर्मो वर्ड यूज हुआ है, थर्मो मतलब थर्मोमेट्री से मतलब है, यानी जहां पर क्या किया जा रहा है, ताप का मेजरमेंट लिया जा रहा है, ताप का माप लिया जा रहा है, वो थर्मोमेट्री है। तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है तापमान को मापने के लिए। क्लियर है? तो यानी हर एक जो यहां पर मुझे स्केल दे रखा है वो सबका सब टेम्परेचर ही मेजर करता है। लेकिन जो आपके पास मरकरी होता है, ये मरकरी जो यूज किया जाता है, मरकरी थर्मोमीटर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर, लिक्विड के टेम्परेचर एंड वेपर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? ऐसे ही जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, इसमें जो है इसका भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है, बट इसमें एक चीज को यूज करके किया जाता है, इसमें जो प्रेशर चेंज है या प्रेशर वेरिएशन है, यानी जो दाब में वेरिएशन हो रहा है, अंतर आ रहा है, उसका इस्तेमाल करके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किसी भी वस्तु का। उसके बाद क्या है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है आपके पास,
इसका इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मॉल्टन मेटल्स, यानी जो पिघला हुआ आपका क्या होता है, धातु होता है, जो पिघलाया जाता है वो वेरी हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज किया जाता है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, मॉल्टन मेटल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऐसे ही जो क्या होते हैं, जिन मटेरियल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उनको, उनका टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जितनी फर्नेसेस है, फर्नेसेस मतलब क्या होता है, आग की भट्टियां जो होती है, जैसे जहां ईंटें तपाए जाते हैं, वहां पर इस ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें बच्चों ना एक सेंसर लगा हुआ होता है, इसमें एक सेंसर लगा होता है और इसी सेंसर की हेल्प से हम क्या यूज मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको ना कुछ आपको जो है मैं कुछ स्केल लिखा रहा हूं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसको आप नोट करिएगा। एक तो मरकरी थर्मोमीटर होता है, मरकरी थर्मोमीटर पहला, ठीक है। दूसरा आपके पास है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। तीसरा जो आपके पास है वो है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। एक चौथा हमारे पास होता है थर्मो कपल थर्मोमीटर, और एक हमारे पास होता है, यहां लिख देता हूं मैं फिफ्थ वन, एक होता है हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये मैंने आपको 5 स्केल लिखा दिए हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको इनकी रेंज लिखाऊं कि ये मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 1250 डिग्री सेल्सियस कौन से स्केल से मेजर किया जा रहा है। जो आपके पास मरकरी थर्मोमीटर होता है, यानी पारा तापमापी होता है, उसका जो आपके पास रेंज होती है वो -30 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होती है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर होता है, उसका रेंज होती है 100 एंड -183 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होती है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। जो आपके पास प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, उसका रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। जो आपके पास थर्मोकपल होता है, उसका होता है -200 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास 1600 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है 700 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऑप्टिकल थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज है, उस रेंज में ये 1250 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब ऑप्टिकल पायरोमीटर ही एक ऐसा यहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जो 1250 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है। इन रेंजेस को आप याद कर लेंगे सो दैट अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो आप उसको क्लियरली कर पाए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ कॉटन सीड ऑयल ऑफ डेंसिटी 926 kg पर मीटर क्यूब। आपको क्या दे रखी है, 1 लीटर कॉटन सीड ऑयल। 1 लीटर कॉटन सीड ऑयल का मतलब है, यानी बिनौले तेल के 1 लीटर का द्रव्यमान कितना होगा आपको पूछा गया है, जबकि उसका आपको क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है। तो घनत्व को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, क्या है 296 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। क्लियर है। और एक चीज हमें और दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है इस ऑयल का। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 1 लीटर है। तो एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे पास यहां पर केजी और मीटर क्यूब में दे रखा है मुझे यूनिट, तो इसका मतलब है ये एसआई यूनिट में, इसे भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसे लिखा जाता है 1000 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, 10 रेज टू दी पावर -6, 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर क्यूब लिखा जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मास, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है,
ठीक है, यहां से अगर मैं मास निकालूंगा तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितना दे रखा है 926 मल्टीप्लाइड बाई वी कितना है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मीटर क्यूब आ जाएगा। और इससे 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मीटर क्यूब से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.926 kg आ जाएगा मेरे पास यहां से। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए यहां पर अगर आप क्या करोगे ना, 1 पुट कर दोगे, v इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, जो कि गलत होगा। उनको सेम यूनिट्स में होना जरूरी है, सेम मात्रक में होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या होगी। तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, एक्स रेज जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर। और 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब एक्स रेज की जो मेरे पास वेवलेंथ आ गई, यानी तरंग दैर्घ्य आ गई है 1 एंगस्ट्रॉम हो गई है। अगर आप इसे लिखोगे तो ये 1 माइक्रोन जो होता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 मीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर जो आपके पास होता है 10 रेज टू दी पावर आपके पास कितना होता है, माइनस 2 मीटर होता है। और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर है आपके पास, तीनों मैंने लिखा दिया। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसका मतलब है कि आपके पास एक्स रेज क्या है, 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर है, तो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, पहली बात क्या बोला गया है, इन वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए क्या दे रखा है, डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, depends on its frequency, depends on its intensity, neither depends on its wavelength, frequency nor intensity। यानी इसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। यह ना तो तरंग दैर्घ्य, ना आवृत्ति और ना ही तीव्रता पर निर्भर करती है। अगर आप एक बात देखो बेटा, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है क्या वो चेंज होती है, उसे c से रिप्रेजेंट किया जाता है और 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड कहा जाता है। क्या ये चेंज होती है निर्वात में, नहीं होती है। तो जब ये चेंज ही नहीं हो रही है निर्वात में तो किसी पर डिपेंड ये कैसे कर सकती है, बिकॉज अगर ये किसी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही होती, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही होती, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही होती, तो इस वैल्यू में चेंज आ रहा होता। लेकिन निर्वात में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसका मतलब है इसका डी ऑप्शन होगा कि नीदर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नॉर इंटेंसिटी। ना ही प्रकाश की चाल निर्वात में वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, ना ही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करती है, और ना ही तीव्रता यानी इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, अगला आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस पावर। यानी इनमें से जो हमारे पास क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शक्ति को सही सही परिभाषित करता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड नन ऑफ द अबव। यानी प्रदाय की गई ऊर्जा प्रति इकाई समय, यानी प्रदाय का मतलब होता है सप्लाई की गई, ठीक है। एक पिंड की उसकी गति के कारण ऊर्जा, नहीं वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है। एक पिंड की उसके स्थान के कारण ऊर्जा। अब देखो जरा, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हमारे पास मोशन क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी आप देख लो। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए हमारे पास क्या बोल रखा है कि पावर को कौन डिफाइन करेगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, यानी क्या हमारे पास कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। यानी आपके पास क्या कहलाती है, पावर यानी शक्ति कहलाती है। क्लियर है। तो W को हम क्या कहते हैं, ये एनर्जी तो है, तो क्या इसे E/T नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पावर हो जाएगी वो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन अ डिवाइस कॉल्ड, यानी जिस युक्ति में वैद्युत आवेश संग्रहित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। सीधा सीधा हमारे पास एक दे रखा है, हमें इंडक्टर दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, रेजिस्टर दे रखा है, ट्रांसफार्मर दे रखा है। अगर हम अलग अलग देखें तो जो इंडक्टर होता है ना, इसमें हमारे पास क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड रहती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड रहता है, यही हमारा सही आंसर होगा। रजिस्टर हमारे पास क्या होता है, जो करंट के
करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, यानी करंट को कम कर देता है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इट रेगुलेट्स दी वोल्टेज एंड करंट। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर रेगुलेट्स दी वोल्टेज एंड करंट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? कैपेसिटर हो गया, क्योंकि चार्ज को स्टोर कौन करता है? कैपेसिटर करता है, संधारित करता है। ठीक है, अगला मेरे पास क्वेश्चन हो गया, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा: विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, यानी दृश्य, अवरक्त, पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंग। ठीक है, अब क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच देयर वेवलेंथ्स इंक्रीज। उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? बढ़ते हुए क्रम में लगानी है इनकी वेवलेंथ को। क्या लगाना है? बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इनकी वेवलेंथ को। देखो मैं आपको ना, ये जो हमारे पास यहां पर स्पेक्ट्रा दे रखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रा है। किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रा है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिखाऊं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या होती है? देखो, एक होती है गामा रे, सबसे पहले गामा रे को लिखा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्स रे। एक्स रे के बाद किसको लिखा जाता है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद किसको लिखा जाता है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बाद किसको लिखा जाता है? विजिबल लाइट के बाद लिखा जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद लिखा जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद आता है हमारे पास रेडियो वेव। क्या आता है? रेडियो वेव आता है। अच्छा, अगर मैं देखूं तो इस दिशा में, एक मिनट, अगर मैं इसको बनाऊं तो, एक मिनट, हाँ, अगर मैं इसको आपको फ्रीक्वेंसी और उसका मैं आपको पैटर्न बताऊं, इसको अगर हम देखें, देखिए, एक मिनट, हाँ, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास, एक मिनट, ये मेरे पास जो आ रहा है यहां पर, अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या होती है? वेवलेंथ बढ़ती है। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ती है, यानी जब मैं गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ को जाऊंगा तो वेवलेंथ क्या करती है? बढ़ती है। और क्योंकि क्योंकि अगर आपको पता होगा कि वेवलेंथ और जो आपके पास, वेवलेंथ और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो अगर मेरी वेवलेंथ गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ को बढ़ रही है, तो रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ को रेडियो वेव मेरे पास क्या करेगी? बढ़ेगी। क्लियर है? यानी इसका उल्टा मेरे पास फ्रीक्वेंसी का केस हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं जरा, तो वेवलेंथ नीचे को बढ़ रही है, तो मेरे पास सबसे ज्यादा किसकी है? देखो जरा, तो सबसे ज्यादा मेरे पास है, इसमें हमारे पास है, एक्सरे नहीं है, यूवी रेज है, अल्ट्रा रेज की सबसे पहले हो गई, यानी 3। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद किसकी हो गई है? विजिबल है, विजिबल हो गई, यानी विजिबल 1 नंबर पे है। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड 2 नंबर पे है, और उसके बाद मेरे पास कौन सा आ गया? 4 आ गया। तो 3 1 2 4 आ गया। 3 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से इसे याद कर लोगे: गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और ये आपके पास क्या है? एक स्पेक्ट्रा है, और ये स्पेक्ट्रा किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, EMW का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रा है। क्लियर है? जिसका हमारे पास गामा से रेडियो वेव्स की तरफ को जाने पर आपकी वेवलेंथ तो बढ़ती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रखा है: प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब्ड बाय, यानी प्रकाश क्वांटा के संचरण की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? यानी जो आपका लाइट प्रोपोगेट कर रहा है वो किस पार्टिकल के फॉर्म में? क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल। क्वांटा का क्या मतलब होता है? पार्टिकल। किस पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है? प्रोपोगेट कर रहा है, यानी आपका संचरण कर रहा है। तो क्या वो फोटॉन्स है, क्या वो न्यूट्रॉन्स है, क्या वो प्रोटॉन्स है, क्या वो फोटॉन्स है, या इलेक्ट्रॉन्स है? तो बेटा आप देखोगे कि जो आपका लाइट होता है वो जिन पार्टिकल्स के
देखो लाइट के पास आपके दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है, यानी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। जो उसका पार्टिकल होता है ना, वो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसे कहा जाता है फोटोन। उसे क्या कहा जाता है? फोटोन। और उसकी ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फोटोन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फोटोन ही वो पार्टिकल है, वो क्वांटा है जिसके फॉर्म में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, संचरण कर रही है। आगे चलते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? क्या आपके पास इनमें से कौन सा वैद्युत चुंबकीय प्रकृति को नहीं दर्शाता है? अब देखो, इसमें कैथोड रे दे रखा है, एक्स रे दे रखा है, गामा रे दे रखा है, इंफ्रारेड दे रखा है। अभी अभी थोड़ी देर हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या देखा था? स्पेक्ट्रम देखा था, स्पेक्ट्रा देखा था। उसमें क्या आपके पास क्या कैथोड रे था? नहीं था। एक्स रे था। गामा रे था? बिल्कुल था। इंफ्रारेड रेज था? बिल्कुल था। यानी एक्स रे, गामा रे और इंफ्रारेड रेज आपके क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आते हैं, यानी इनमें वैद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, लेकिन कैथोड रे में नहीं होता है। इसका मतलब दिस इज द ऑप्शन कैथोड रे which is not having electromagnetic nature। क्लियर है? तो कैथोड रे आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दे रखा है? एक सर्किट दे रखा है और इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन अबव। यानी जो आपको सर्किट दे रखा है, परिपथ दे रखा है यहां पर, इसमें आपको करंट आई की वैल्यू निकालनी है। अगर आप देखो तो R1 और R2 जो आपके किस्मर है, पैरेलल में है आपके पास, और अगर मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1/R इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 1/R इज इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाएगा, और यहां से मेरे पास जो R आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? 1/2 ओम आ जाएगा। अब मुझे क्या है? मेरे को क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस तो दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है? V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट दे रखा है। मुझे करंट निकालना है तो ओम्स लॉ से क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR होता है। I इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? V/R लिख सकता हूं। और यहां से करंट I इज इक्वल्स टू V क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, और 10 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास 10 वोल्ट दे रखा है, और रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है हमारे पास? 1/2 लिखने का मतलब V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा मेरे पास। तो यहां पर मेरे पास अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए यहां पर, अच्छा ये हमारे पास क्या है? R2 इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो ये 1/2 हो जाता है यहां पर। तो 2 1 जा 2, 3/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 नीचे और 2 आपके पास क्या है? 3/2 हो जाएगा यहां से। ठीक है, एक बार इसको फिर से करके देखें जरा, यहां पर इसको जरा सा सॉल्व फिर से कर लेते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है? हमने गलत रेजिस्टेंसेस ले लिए। 1/R इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 1/1 प्लस 1/2, यानी 1/R इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 2 1 जा 2, ये आपके पास आ गया 3/2, यानी R इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2/3 ओम आ गया। क्या आ गया आपके पास? R इज इक्वल्स टू 2/3 ओम आ गया। V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V/R हो जाएगा। V आपको 10 दे रखा है, R क्या दे रखा है? 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये 2 कितने टाइम? 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 15 एम्पियर आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन एट अ पॉइंट कॉल्ड। क्या कह रहा है? एक बिंदु पर रखे हुए इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर अनुभव किया गया बल क्या कहलाता है? अच्छा क्या कहलाता है? देखो क्या करा जा रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन अ पॉइंट। देखो अगर आप उसे पॉइंट पर रख रहे हो, फोर्स क्या एक्सपीरियंस करता है? देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन Q0। तो देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा किसी पॉइंट पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए क्या बोल रहा है?
अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ही, जो आपके पास क्या होता है, लंबी कूद करने वाला होता है, वो कूदने से पहले क्यों दौड़ते हुए आता है? भाई किस लिए दौड़ते हुए आ रहा है? मोमेंटम बनाने के लिए, मोमेंटम गेन करने के लिए, सो दैट वो लंबी कूद क्या कर पाए, कूद पाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस नहीं, मेंटेन्स मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, गेन्स एनर्जी बाय रनिंग नहीं, यस गेन्स मोमेंटम, यानी क्या करता है, क्योंकि उसे संवेग लब्धि होती है, उससे संवेग लब्धि होती है, मोमेंटम में गेन आ जाता है, और जब मोमेंटम में गेन आ जाता है हम अपनी बॉडी को उतना ही ज्यादा दूर थ्रो कर पाएंगे लॉन्ग जंप में। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक प्रतिबंध है? देखो जब एसएचएम हो रहा है ना था बेटा, जब एसएचएम होता है ना, तो एक जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहीं से अगर मैं निकालूं तो एसिलरेशन भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है, कांस्टेंट पीरियड नहीं, कांस्टेंट एसिलरेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट एसिलरेशन आर प्रोपोर्शनल, यानी विस्थापन व त्वरण क्या होते हैं, समानुपाती हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एसएचएम के लिए? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और एसिलरेशन क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग 4 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच देयर रेस्ट मासेस इंक्रीजेस। क्या है, हमें कुछ पार्टिकल्स दे रखे हैं और हमें क्या करने हैं कि उनके विश्राम द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब कि सबसे कम मास किसका होगा, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, इस क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम ये हो गया, पहले लिख लेते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ एमई होता है। याद रखना अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2 पॉजिटिव होता है, क्या होता है, डबली पॉजिटिव आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। इसका जो मास होता है वो आपका मैंने अभी अभी बता दिया कि 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? और हमारे पास प्रोटॉन का अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ऐसे ही जो न्यूट्रॉन का होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब इनको हम कह लेते हैं कि ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो एम अल्फा लिख लेते हैं। उसके बाद ये मास ऑफ प्रोटॉन है तो इसे एमपी लिख लेते हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे एमई लिख लेते हैं, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है तो इसे एमएन लिख लेते हैं। अगर मैं इसे लिखूं जरा बढ़ते हुए क्रम में तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है आपके पास वो आपके पास सबसे कम हो गया, फिर प्रोटॉन का मास हो गया, फिर न्यूट्रॉन का मास हो गया, फिर आपके पास अल्फा पार्टिकल का मास हो गया। एमई कौन है, एमई मेरे पास तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, एमपी क्या है आपके पास दूसरा ऑप्शन है, एमएन आपके पास क्या है चौथा ऑप्शन है, और एम अल्फा क्या है 1 ऑप्शन है। 3241 3241 3241 आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, इफ ए अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनसाइड द फील्ड विल बी। यदि एक अल्फा कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो तब अल्फा पार्टिकल का पथ क्षेत्र के भीतर क्या होगा। अब देखिए जरा, अगर मैं क्या ले लूं, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास हमेशा जो अल्फा पार्टिकल, ये कोई भी पार्टिकल इसके अंदर होगा, उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ पे अंदर को होती है हर एक पॉइंट पर, और इसके नॉर्मल होता है ये v, ये b है मेरे पास यहां पर, और ये फोर्स f लग रहा है। जो b और v होते हैं यहां पर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर एक अल्फा पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जा रहा है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल को आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जा रहा है तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है,
पैराबोलिक होता है, परवलय आकार होता है। तो याद रखेंगे कि अगर किसी अल्फा पार्टिकल को क्या करा जाता है, आपका विद्युत मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो उसका कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है यानी वृत्तीय होता है। और अगर किसी आपको चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है कि हाउ फार मस्ट ए गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव स्फेरिकल मिरर of radius 120 centimeter to see an erect image of her face 4 times its natural size। एक लड़की को अपने प्राकृतिक चेहरे के आमाप के 4 गुना आमाप का सीधा प्रतिबिंब दिखने के लिए 120 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले अवतल गोलीय दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा। यानी आपको यू निकालना है, लड़की को उस मिरर के सामने कहां पर खड़ा होना पड़ेगा। आपको जो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 120 दे रखी है। क्लियर है? क्योंकि ये कॉन्केव है तो यहां पर एफ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन -60 हो जाएगा। क्लियर है? आपको क्या दे रखा है कि जो आपका इमेज का साइज है एच डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच दे रखा है। साइज ऑफ क्या दे रखा है, इरेक्ट इमेज ऑफ हर फेस 4 टाइम्स इट्स नेचुरल साइज, यानी वस्तु के साइज से इमेज का साइज 4 गुना बड़ा है। क्लियर है? तो यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू 4 लिखा जा सकता है। अब एच डैश अपॉन एच को क्या लिखा जाता है, माइनस वी अपॉन यू लिखा जाता है मिरर के लिए, ये 4 हो गया। अब मैं अगर यहां से v निकाल दूं तो v इज इक्वल्स टू -4u आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या लगा देता हूं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये आपके पास मिरर फॉर्मूला है। क्या आपके पास ये मिरर फॉर्मूला आपके पास है, यानी दर्पण का सूत्र है आपके पास। 1 अपॉन एफ आपको u निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, u निकालना है। तो 1 अपॉन एफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -60 हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है, -60 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी क्या दे रखा है, -4u हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस u हो जाएगा। u ही आपको कैलकुलेट करना है। ये आ गया आपका -1 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, देखिए ये आप 4u क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और यहां पे +4 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4u। और अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 4u इज इक्वल्स टू -60 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 4 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 15 टाइम कैंसिल आउट होगा। और u इज इक्वल्स टू -45 क्या आ गया आपके पास, सेंटीमीटर आ गया। माइनस साइन होने का मतलब है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड ही बन रहा है, तो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कितना, 45 सेंटीमीटर मिरर से बन रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं हमारे पास। अब देखिए क्या पूछा गया है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, यानी आपको दोनों सूचियों को क्या करना है, मिलाना है। देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एप्रोप्रिएट वेवलेंथ इन मीटर। ओके, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखी है यहां पर, और इनका क्या लगाना है, आपको मिलान करना है कि किसका कितना आपके पास क्या होता है, कोटि होती है, यानी आपके पास क्या रेंज होती है। देखो सबसे पहले मैं इनको लिख देता हूं। देखो क्या होती है, वो गामा रेज होती है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एक्स रेज होती है, एक्स रेज के बाद हमारे पास यूवी होती है, यूवी के पास हमारे पास क्या होती है, विजिबल होती है, विजिबल के बाद हमारे पास क्या होता है, विजिबल के बाद हमारे पास होता है आपके पास इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड आपके पास क्या होती है, माइक्रोवेव्स होती है, और माइक्रोवेव्स के बाद आपके पास क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। ठीक है, अगर आप इनकी कोटि देखोगे, इनकी अगर मैं कोटि लिखूं, ये अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो गामा रेज की जो आपके पास रेंज होती है वो 10 रेज टू दी पावर -12 होती है। ये आपके पास जो है 10 रेज टू दी पावर, वेवलेंथ की बता रहा हूं मैं, ये कोटि 10 रेज टू दी पावर -10 होती है। यूवी की 10 रेज टू दी पावर -8 होती है। विजिबल की 10 रेज टू दी पावर -6 होती है। इंफ्रारेड की 10 रेज टू दी पावर -5 होती है। माइक्रोवेव्स की 10 रेज टू दी पावर -2 होती है, और आपके पास इसकी 10 रेज टू दी पावर 3 होती है। अब देख लो जरा कि इंफ्रारेड की क्या है, इंफ्रारेड की है 10 रेज टू दी पावर -5, यानी क्या आ गया, ए का क्या आ गया, 2 आ गया।
उसके बाद एक्सरेज का 10⁻⁻10 ये तो हम देख चुके हैं, 10⁻⁻10 एक्सरेज का क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का 10⁻⁸ यानी 4 आ गया। और लास्ट क्या बचा मेरे पास 1 बचा। 2 3 4 1 आंसर होगा 2 3 4 1 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये कोटि को आप क्या कर लोगे याद कर लोगे, यानी आप इस जो आपके पास क्या ऑर्डर लिखा हुआ है ये याद कर लोगे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला है द स्टैंडिंग वेव पैटर्न अलोंग ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इन शोन इन द अबव डायग्राम if the speed of the transverse wave is of string 300 meter per second in which one of the following modes is the string vibrating, इसमें से किस मोड में वाइब्रेट कर रही होगी। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो स्ट्रिंग है उसको देखेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं पहले, अगर मेरे पास इस तरीके की स्ट्रिंग है जिसमें मेरे पास क्या है एक नोड है एक एंटी नोड है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ L होती है और इसे λ/2 लिखा जाता है यहां से यहां तक जब ये सिंगल होता है। क्लियर है। अब इसे क्या है L = λ/2 हो गया, यानी दिस इंप्लाइज दैट λ = 2L हो गया। अब मुझे पता है कि V = f λ होता है। अब देखो हम किसी भी यहां पर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से बताएंगे कि उसका मोड क्या है, क्या वो फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है या थर्ड ओवरटोन है। तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं इसकी। तो देखो यहां पर क्या आ गया V = f λ आ गया, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं f = V/λ, यानी f = क्या लिख सकता हूं V/2L, क्योंकि हमारे पास इस डायग्राम के लिए क्या रखा है λ = 2L। अगर आप देखोगे तो f = V/2L आ रखा है और इस मोड को बोलते हैं फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं फंडामेंटल मोड बोलते हैं, यानी मूल क्या आपके पास बोलते हैं, इसे मूल रूप बोला जाता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए। अब अगर मान लो मेरे पास 2 होते, इस तरीके की कहानी हो रही, इस तरीके की कहानी हो रही, तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास लेंथ L होती। क्लियर है। ये λ/2 होता और ये भी λ/2 होता। इसका तात्पर्य क्या है L = λ होता, यानी λ = L हो जाता। ठीक है। अगर λ = L हो गया तो इस समय मेरे पास f क्या आ गया, f मेरे पास क्या आ गया, f को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, f को मैं लिख सकता हूं, देखो जरा f को मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा जा सकता है, f को लिखा जा सकता है क्या होता है V/λ, V/λ लिखा जा सकता है। यानी इसे मैं लिख सकता हूं आपके पास, देखो जरा V/λ मतलब V/L, क्या इसे 2V/L नहीं लिखा जा सकता, 2V/2L नहीं लिखा जा सकता। और देखो जरा इस f को मैं V/2L प्लस V/2L लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये इसके लिए लिखा है मैंने जिसमें ये 2 बन रहे हैं। और ये V/2L क्या है, ये फंडामेंटल है। ये क्या है फंडामेंटल है, ये क्या है फंडामेंटल है। और इससे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा मोड होगा। अब यहां पे 1V/2L है तो इसका मतलब है ये मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन है। अगर यहां पर 2 होता तो क्या आ जाता मेरे पास 2 सेकंड ओवरटोन हो जाता। तो अगर ये 3 मुझे दिख रहे हैं, देखो मेरे पास कितने 1 2 3, 2 के लिए क्या आ रहा था f क्या आ रहा था 2V/2L आ रहा था, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, 3 के लिए आ जाएगा f = 3V/2L आ जाएगा। इसे अगर मैं क्या करूं ब्रेक करके लिखूं तो आ जाएगा V/2L प्लस 2V/2L। अब देखो मैंने किससे लिख दिया, ये फंडामेंटल है V/2L और ये यहां से मुझे ओवरटोन पता चलेगा, यानी 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है ये सेकंड ओवरटोन है। यानी जितनी यहां पर वैल्यू लिखी गई होगी उतना वो क्या हो जाएगा ओवरटोन हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो कि आपको डायरेक्टली अगर पता लगाना है बेटा, तो जितने आपको ये स्ट्रिंग में क्या दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है आपको नोड, ये दे रखा है आपको नोड, 3 नोड दे रखे n-1 कर दो, 3 - 1 2, यानी ये सेकंड होगा। अगर आपको 2 दिए रहते तो आप क्या करते 2 - 1, ये फर्स्ट ओवरटोन होता। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया
सेकंड ओवरटोन हो गया आपके पास इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, अ सोनोमीटर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर is vibrating in the fundamental mode with a frequency 100 hertz. Which one of the following is the type of propagating wave and its speed? अब क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, सिंपल सा है हमारे पास। देखो सबसे पहली चीज है कि मुझे कौन सा टाइप होगा वेव का, तो यहां पर क्योंकि सोनोमीटर से प्रोड्यूस हो रही है तो सोनोमीटर से हमेशा कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है। तो उसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ये वाला या तो डी ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। अब मुझे क्या दे रखा है, एल इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं इसको अगर क्या करूं, मीटर में कन्वर्ट करूं, तो क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। अब देखो एक चीज जरा देखते हैं जरा, इसमें मुझे फंडामेंटल मोड दे रखा है, बहुत सही, फंडामेंटल मोड दे रखा है। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा स्टैंडिंग वेव के लिए फंडामेंटल मोड के लिए लेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l होती है। क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l होती है, बिल्कुल होती है सर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l होती है। अभी अभी तो फंडामेंटल के लिए पढ़ा, देखो फंडामेंटल के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l आई थी, ठीक है, बिल्कुल है, सही है सर। अब मैं लैम्डा अगर यहां से निकालूं, लैम्डा देखो क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, वी कैसे निकलेगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से निकलेगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल, एल कितना दे रखा है 50, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1/100, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम कैंसिल, 5 से 1 टाइम कैंसिल, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। क्लियर है। अब मुझे अगर क्या निकालना है, v निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। v इज इक्वल्स टू एफ कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, बिल्कुल एसआई सिस्टम में दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना है 1 मीटर है, तो v इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। अब हमने ये तो देख ही लिया कि जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसवर्स है, और क्या आ गया 100 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन अप when 20 gram of steam at 100 degree Celsius is condensed and cooled to 20 degree Celsius, यानी हमें चेंज इन हीट निकालना है यहाँ पर, ठीक है, चेंज इन हीट निकालना है। देखो 20 ग्राम ऑफ स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस हो जा रही है। कंडेंस मतलब क्या है कि आपके पास क्या है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम वाष्प को संघनित और 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब निम्नलिखित में से किसका, अब देखिए इसका सीधा सीधा मेरे पास क्या है, मुझे हीट चेंज निकालना है सीधे, तो हीट चेंज मेरे पास जो आ जाएगा वो फॉर्मूला होता है MLV। MLV क्या है, ये कंडेंसेशन में जो हीट चेंज हुआ है, ठीक है, प्लस जो मेरे पास क्या हुआ है, कूलिंग में हीट चेंज हुआ है, वो होता है हमारे पास CM डेल T, एक फॉर्मूला होता है। अब मास कितना दे रखा है, मुझे 20 ग्राम दे रखा है, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है आपके पास, लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा, किसकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वो कितनी होती है, वो होती है -540 आपके पास कैलोरी पर ग्राम होती है, ये हो जाए आपके पास प्लस, अब देखो C जो होता है हमारे पास, वो C होता है यहां पर वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय मास 20 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, अच्छा कितना हो रहा है आपके पास कि 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा ये -12400 कैलोरी, 12400 कैलोरी, भाई माइनस आ रहा है तो ये हीट गिवन अप मतलब बाहर निकली, तो माइनस ही आपके पास आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 12400 कैलोरी, ठीक है। अगला आपके पास पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वार्म मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड सो एज टू डिस्प्लेस अ कूलर मटीरियल, ठीक है, यानी जिसमें गर्म पदार्थ अपेक्षाकृत ठंडे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर अभिगमित हो रहा है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधा है। यानी ऐसा होता है जब मैंने हीट किया उस सब्सटेंस को, तो जो गर्म हो गया वो वहां चले गया सब्सटेंस जहां थोड़ा ठंडा था, और उस ठंडे को अलग वहां से क्या कर दिया, कहीं और भेज दिया,
ठीक है, तो देखिए इसमें मेरे को क्या दे रखा है, ट्रांसफर का क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है कंडक्शन दे रखा है, यानी केवल चालन। चालन में क्या होता है, अगर आप किसी मेटालिक रॉड को गर्म करो तो आपका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, उस तरफ के एंड को अगर आप गर्म करते हो तो इससे क्या होता है कि जो पहला पार्टिकल गर्म हुआ है वो वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेशन के थ्रू, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करती है और लास्ट तक पहुंचती है। इसका मतलब है जो पहला पार्टिकल गर्म हुआ वो तो नहीं गया लास्ट तक, ठंडे तक तो नहीं गया, उसने ट्रांसफर किया, तो ये तो नहीं हो सकता भैया। ठीक है, रेडिएशन है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, तो पार्टिकल कैसे जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो आपके निर्वात से आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, आपके हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है, तो कौन सा पार्टिकल कहां जाएगा। लेकिन कन्वेक्शन जो है, यानी जो संवहन है, उसमें ऐसा होता है, जब आप पानी को गर्म करते हो, आपने नीचे से बर्नर जला दिया, जब आप पानी को गर्म करते हो तो नीचे का पानी थोड़ा ज्यादा गर्म होता है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो नीचे का पानी जो ज्यादा गर्म है वो ऊपर चले जाता है, और ये थोड़ा जो कम गर्म है इसके कंपैरिजन में वो नीचे आ जाता है। क्लियर बात आई समझ। यानी जो गर्म सब्सटेंस है नीचे पानी मॉलिक्यूल्स है, वो इस ठंडे मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा ही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस विधा में होता है, तो भैया ये कन्वेक्शन में होता है। क्लियर है। होप कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वो एनडीए सेकंड 2009 के पेपर के फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी तरीके से हम इस सीरीज को ले जाएंगे और आपके लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप सोचें तो अगर आपके एक साल में 2 पेपर है और एक क्वेश्चन में 25, एक पेपर में 25 क्वेश्चन है, तो 2 पेपर में 50 हो गए। और इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, 15 पेपर लगा लेते हैं, तो आपके करीबन 1500 से क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी मान लीजिए करीबन 4 से 500 कंसेप्ट बन जाएंगे। क्लियर है। और उन कंसेप्ट से आपका क्या हो गया, अगर क्वेश्चन फंस गया, जो कि 100% फंसेगा इतने कॉन्सेप्ट लगाने के बाद, इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद, तो आसानी से आप वहां पर वो 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप वो 100 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे अपने गैट के पेपर में। क्लियर है। तो आपको इससे सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है, इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।